लास्ट वीक मिड कैप और स्मॉल कैप एक दिन के लिए काफी ज्यादा गिरा था। तो मतलब कुछ स्टॉक्स तो 10-10% गिर गए थे। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता लगा होगा, और अगर आप फंड भी देखें तो 2-3% के लगभग जरूर गिरा होगा फंड भी। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कि आगे भी ऐसा हो सकता है नियर फ्यूचर में। मतलब लॉन्ग टर्म में तो कई बार होगा, बट यहाँ नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे। सो मार्केट अपडेट में देखिए, फैक्टर्स के बारे में जानते हैं ना जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स प्रभावित होंगे या फिर डेट मार्केट्स प्रभावित होंगे। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं फिलहाल फिलहाल के लिए। तो देखिए, इंडिया के लिए अभी जो नंबर वन इशू करेंटली जो रिसेंटली आया है, जो कि पहले नहीं आ रहा था, वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने का, कि सऊदी अरेबिया और रशिया दोनों ने पूरे साल बोला है एवरी मंथ 1.3 मिलियन बैरल जो ऑयल होता है उसका प्रोडक्शन कट करेंगे। मतलब इतना मार्केट में नहीं आएगा ऑयल उनके तरफ से जो पहले आता था, ये पूरे साल हर एक महीने। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये है। दूसरा, चाइना ऑफ कोर्स डाउन एंड आउट है फिलहाल, हम हमेशा डिस्कस करते हैं। लेकिन एनर्जी का रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कम गया है वहां पे। एनर्जी का पावर का रिक्वायरमेंट, मतलब क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट वो बना हुआ है, तो उसके कारण भी ऐसा नहीं कि ऑयल में प्रॉब्लम आए। यूएस में भी जो इन्वेंट्री रखते हैं ना, वो भी कम हुआ है। मतलब यूएस सालों का इन्वेंट्री रखता है अपने पास, तो वो भी कुछ कम हुआ है, उसका भी फर्क पड़ता है। तो ये इश्यूज हैं। तो इसके कारण क्रूड ऑयल जो कि लग रहा था शायद 90 से ऊपर नहीं जाए, अब 94 के आसपास आ गया है। तो वो एक इश्यू है। तो देखिए, क्रूड ऑयल, जस्ट मैं आप लोगों के समझने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना कि क्रूड ऑयल कैसे डिफाइन करेंगे, अलग अलग जगहों का अलग अलग क्रूड ऑयल होता है, अलग अलग प्राइसिंग होता है। जस्ट 2-3 लाइंस में समझा देता हूँ। देखिए, क्रूड ऑयल जो भी आता है ना, वो डिसाइड होता है मोस्टली उसके सल्फर कंटेंट से और डेंसिटी से। सल्फर अगर काफ़ी कम है डेंसिटी, तो वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का माना जाएगा। अगर 1% से भी कम उसमें सल्फर है, तो उसे स्वीट बोलेंगे, तो वो बहुत कॉस्टली जाता है। और जो हार्ड रहेगा, वो जनरली उसका कीमत कम होता है। उसी तरह से डेंसिटी भी, डेंसिटी कम होना अच्छा होता है, डेंसिटी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी में सल्फर कम है, डेंसिटी कम है, तो उसे रिफाइन करने में सहूलियत होती है, आसानी से रिफाइन, मतलब रिलेटिवली आसानी से उसके ऐसे क्रूड ऑयल जिसमें कि सल्फर ज़्यादा हो या डेंसिटी ज़्यादा, उसके मुकाबले ज़्यादा आसानी से रिफाइन हो जाता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम होते हैं रिफाइन करने में, प्रोसेस थोड़ा सिंपल होता है। तो रिफाइन करके ऑफकोर्स पेट्रोल डीजल ये सब बनता है, केरोसिन बनता है। तो इसीलिए, तो ये फैक्टर्स, इसीलिए आप कई बार देखेंगे अलग अलग जगह का क्रूड ऑयल का नाम अलग रहेगा, उसका प्राइसिंग अलग रहेगा। तो जनरली हम ब्रेंट क्रूड को देखते हैं, तो फिलहाल 94 यूएस डॉलर्स पर बैरल है, जो कि काफी ऊपर चला गया है। और मार्केट में कुछ ऐसा भी लग रहा है, जिस तरह का माहौल है, शायद 100 भी टच कर ले। तो देखिए, 90 के आसपास रहेगा तो इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, उतना तो मैनेजेबल है हमारे लिए। लेकिन जब 100 के ऊपर जाएगा ना, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इम्पोर्ट है पूरा हमारा ना। तो लेट्स सी। तो अगर क्रूड ऑयल जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, वो हमारे मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो आप हमेशा ध्यान में रखें, नियर फ्यूचर का ये इशू है। क्योंकि पहले लग रहा था ना, वर्ल्ड में सभी जगह प्रॉब्लम चल रहा है, यूरोप में, चाइना में, यूएस में, सभी जगह प्रॉब्लम है। तो क्रूड ऑयल का जब प्रॉब्लम होता है, नेचुरली एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है। तो हमें लग रहा था कि शायद क्रूड ऑयल का प्राइस कम रहे। लेकिन आपको पता है ना, जो वो बेच रहे हैं वो तो कम होने नहीं देंगे, उनका प्रॉफिट नीचे जाता है। इसीलिए उन्होंने प्रोडक्शन कट किया है, जिसके कारण प्राइस ऊपर जा रहा है। सो लेट्स सी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको हमेशा याद रखें। क्रूड ऑयल 100 के आसपास अगर जाता है, तो उसका बिल्कुल निगेटिव असर हमारे स्टॉक मार्केट्स पे पड़ेगा। उसके बाद एक और रीजन है जो कि हमें हमेशा डिस्कस करते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं किया जा सकता, उस पर कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते। हमारे हाथ में तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पर हम कमेंट भी नहीं कर सकते। वो वॉर, रसिया यूक्रेन का वॉर, लग रहा था 2-3 महीने में, लास्ट ईयर ही लग रहा था खत्म हो जाएगा, रसिया आराम से जीत जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। रसिया का पहले अपर हैंड था, अब स्लोली यूक्रेन भी काफी स्ट्रांगली कमबैक कर रहा है। पहले रसिया ना अटैक करता था, यूक्रेन सेफ गार्ड करता था, अब तो यूक्रेन ने भी अटैक करना शुरू कर दिया। सो लेट्स सी ये कहाँ जाता है, ये नोबडी नोज।
ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। अगर ये एस्केलेट होता है तो अगेन ये इन्फ्लेशन के लिए बहुत बुरा होगा। इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा इसके कारण भी। और ऑयल क्राइसिस आएगा, फूड क्राइसिस आएगा। सो लेट्स सी ये कहाँ जाता है। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फिलहाल। तो मतलब ओके सॉर्ट है, लेकिन हाँ एस्केलेट होता है तो बहुत बड़ा इशू होगा। उसके बाद चाइना का देखिए, इकोनॉमी हमने कई बार डिस्कस किया है। सभी जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है या फिर काफ़ी ऊपर है। यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स आ गए हैं, खासकर इनके रियल एस्टेट में या कुछ हद तक बैंक्स में भी, क्योंकि लोन्स है, वो उन्होंने लोन्स दिया है तो नेचुरली वहाँ ही प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा है, लिक्विडिटी दिया जा रहा है मार्केट में। और आपको पता है कि वर्ल्ड में अगर आप देखें रिसेंट फ्यू इयर्स में ना, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखने का एक बहुत बड़ा रीजन चाइना को भी आप मान सकते हैं, क्योंकि चाइना ज़्यादातर आपको पता है एक्सपोर्ट करता है, वहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है। तो चाइना के कारण काफ़ी हद तक जो प्राइसेस थे ना काफ़ी सारे आइटम्स के, वो कंट्रोल में थे। तो अगर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हिट होता है तो वो प्रॉब्लम होगा ना, शायद प्राइसेस ऊपर जाए, इन्फ्लेशन उसके कारण भी शायद अफेक्ट हो। दूसरा, जो मेटल्स का रिक्वायरमेंट चाइना में बहुत होता है, तो अगर चाइना का रिक्वायरमेंट जाता है तो मेटल के प्राइसेस भी हिट होंगे, मतलब मेटल का ओवरऑल जो मार्केट है वो भी हिट होगा। सो लेट्स सी। तो चाइना में तो प्रॉब्लम अभी चल रहा है, नियर फ्यूचर तक प्रॉब्लम रहेगा, बाद में देखते हैं। क्योंकि इनका पहले ना 10% या फिर 9-10% या उससे भी ज़्यादा ग्रोथ रेट रहता था। अब तो 5% भी इनके लिए मुश्किल हो गया है। शायद 4.5-5% के रेंज में रहेंगे इस साल भी, नेक्स्ट ईयर भी। इतना हालत खराब है यहाँ पे। तो ये भी एक है। उसके बाद देखिए, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यूएस में अभी भी इन्फ्लेशन 2%, तो वो बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर भी नहीं आएगा। यूरोपियन यूनियन भी 2% लाना चाहता है, वो भी बोल रहा है नहीं नेक्स्ट ईयर 2% आएगा ही नहीं। 2025 सब बोल रहे हैं कि 2025 में 2% आएगा। फिर बोल रहा है कि जब तक 2% के आसपास नहीं आएगा हम इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे। पहले लोगों को लग रहा था कि इसी साल में इंटरेस्ट रेट कट शुरू हो जाएगा यूएस में। पहले बोल रहे थे मिड में शुरू होगा, फिर बोल रहे थे लास्ट में होगा। खैर हमने ये मेंटेन किया था कि नेक्स्ट ईयर के शुरू में होगा, बट अब तो लग रहा है नेक्स्ट ईयर के शुरू में भी नहीं होगा, शायद नेक्स्ट ईयर के मिड में अभी तक। तो लेट्स सी, क्योंकि वो तो बोल रहा है 2% 25 में आएगा, तो 2% जब 25 में आएगा तब तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं होगा आइडियली। सो लेट्स सी। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ डेटा देखें ना, तो यूएस में देखिए डिफॉल्ट्स अगर आप देखें, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो डिफॉल्ट्स लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमने लोन लिया है ना, हमें 1% 2% पे लोन लिया, उसके बाद आप बोल रहे हो कि 5% 6% का आप इंटरेस्ट दो। तो डिफिकल्ट होगा, किसी बहुत सारे लोग होंगे वो लोन नहीं दे पाएंगे, या तो प्रिंसिपल पे नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, इसके कारण डिफॉल्ट होगा। और ओवरऑल ये कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, पूरा इकोनॉमी अफेक्ट होगा। तो यूएस में होना शुरू हो चुका है। तो अगर इसके कारण कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो फिर इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगा और इंटरेस्ट रेट कट भी शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट हाइक देखिए, एक अभी फिलहाल तो नहीं लगता है, नवंबर में शायद, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है, आइडियली नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी। एक और शायद हो, मैक्सिमम होगा वो, उसके बाद नहीं लगता है कि नहीं होगा, लेकिन ये हम हमेशा बोल रहे हैं। सो लेट्स सी। तो ये है। इंटरेस्ट रेट तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, यूएस में भी ज़्यादा है, यूरोप में भी ज़्यादा है, इंडिया में भी ज़्यादा है। बट हाँ, इंटरेस्ट रेट में थोड़ा राहत मिला है। इंडिया का ना 10 ईयर पेपर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, 7.2 के ऊपर चला गया था, जो कि अब थोड़ा नीचे आया है। तो थोड़ा रिलीफ मिला, स्लाइटली रिलीफ मिला है हमें। अर्निंग्स देखें तो अर्निंग्स अच्छा रहा है ओवरऑल हमारा। निफ्टी 500 की कंपनीज का अगर आप देखें ना, तो देखिए उनका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ नहीं आया है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ पहले ही काफी आ गया था। कोविड के बाद का जो पीरियड था उसमें सेल्स ग्रोथ बहुत आया था, तो नेचुरली वो बेस इफेक्ट का असर पड़ेगा। तो सेल्स ग्रोथ तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अभी बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो अर्निंग्स ओवरऑल अगर आप देखें तो अच्छा रहा है, बुरा नहीं रहा है। गोइंग अहेड भी अर्निंग्स हमारा मतलब ठीक ठाक रहेगा, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं दिखता है। बैंकिंग में देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वहाँ मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि डिपॉजिट सब हायर रेट्स पे वो इशू कर रहे हैं। पहले था कि डिपॉजिट्स कम था, लोन रेट ज़्यादा था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मार्जिन्स आ रहे थे उनके, तो अच्छा खासा उन्हें फ़ायदा हो रहा था उससे। बट अब वो प्रॉब्लम आ रहा है उन्हें, क्योंकि अब डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा, जो डिपॉजिट रेट्स है फिक्स डिपॉजिट, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो बैंक्स के मार्जिन्स कम होंगे, तो उसका कुछ हद तक फ़र्क बिल्कुल उनके शेयर प्राइस पे भी पड़ेगा। तो जो जिस तरह का मूवमेंट आपने देखा था, शायद वो देखने को नहीं मिले।
और एक बार थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगा तो उसके बाद फिर से मूवमेंट आएगा बैंक्स के स्टॉक में। फार्मा काफी अच्छा कर रहा है, यूएस से भी अच्छा खासा न्यूज आ रहा है फार्मा के लिए, तो इसीलिए फार्मा का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है और कुछ समय से बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस था। तो फार्मा लगता है कि आने वाले समय में भी ठीक करेगा। और आईटी तो मैंने कई बार आपको बताया इस साल डिफिकल्ट ही लग रहा है, नेक्स्ट ईयर से उम्मीद है कि थोड़ा वहां भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। कैपिटल गुड्स तो अच्छा है, मतलब अभी भी काफी अच्छा है, नेक्स्ट ईयर भी लग रहा है काफी अच्छा रहेगा। वैल्यूएशंस वहाँ बहुत ज्यादा हो गए, वो एक मेजर कंसर्न है, लेकिन वो अच्छा है कैपिटल गुड्स ओवरऑल, फंडामेंटल वाइज या फिर प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा रहेगा वहाँ। और कंस्ट्रक्शन भी देखिए ठीक ठाक चल रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट तो ऊपर है, आइडियली कोई बहुत बड़ा बहुत अच्छी बात नहीं है इंटरेस्ट रेट का ऊपर होना रियल एस्टेट के लिए, लेकिन हाँ पहले कोविड के कारण 2 साल बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं था, तो होता है ना, काफी सारा डिमांड था पहले का, तो उसके कारण रियल एस्टेट अभी ठीक ठाक चल रहा है। आने वाले फ्यूचर में भी लगता नहीं कोई खास प्रॉब्लम होगा, रियल एस्टेट भी ठीक ठाक चलेगा। सो ये था मार्केट अपडेट। एक और न्यूज़ है जो अपडेट करना चाहता था, एक्चुअली जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स होता है उसमें रसिया पहले था, तो रसिया अब उससे हटा दिया गया है रसिया के प्रॉब्लम के कारण, तो वहाँ चांसेस है कि इंडिया को शायद इंक्लूड किया जाए। तो उसमें इंडिया का जो सॉवरेन बॉन्ड है दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वहाँ उसका डिमांड काफी बढ़ जाएगा, उसके कारण ऑलमोस्ट 20 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा इंडिया में आएगा, मतलब फॉरेन मनी आएगा जो कि इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेंगे। ऑफ कोर्स ये टाइम लगेगा, एक तो पहले वो इंडेक्स में शामिल होना होगा, सबसे पहले वो कि शामिल होता है कि नहीं। दूसरा अगर शामिल होता है तो जो पैसा भी आएगा एक बार ऐसा नहीं कि आएगा, स्लोली वो आएगा, बट आएगा अच्छा खासा पैसा, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा हमारा, हमारे बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। प्लस एफआईआई का पैसा आएगा जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है, प्लस हमारा करेंसी भी उसके कारण थोड़ा स्टेबल होगा, रुपी। तो ये था न्यूज़ मार्केट अपडेट। उसके बाद मिड एंड स्मॉल कैप वैल्यूएशंस, तो देखिए अगर मार्केट का वैल्यूएशन देखेंगे ना, तो लार्ज कैप का अगर आप देखेंगे दैट इज निफ्टी 50 या सेंसेक्स का, वहां पे वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा और बहुत ज्यादा में डिफरेंस होता है। निफ्टी 50 का अगर पी देखें तो कितना 22.5 के आसपास आपको लगेगा, 23 के नीचे है, जो कि ज्यादा है, बिल्कुल नहीं आप बोल सकते कम है, कम आप मतलब रीजनेबल 18 के आसपास रहता है ना, तो आप बोलते हैं रीजनेबल है, 19 भी चलता है। और ना 15 16 इसके रेंज में आ गया तब तो अंडर वैल्यूड हो गया, काफी अच्छा समय होता है। तो अभी बिल्कुल हम ओवर वैल्यूड जोन में है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, जब ये 25 या उससे ज्यादा जाने लगता है ना तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो वो बिल्कुल रेड सिग्नल है। बट हाँ ऑरेंज सिग्नल तो है, तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि ओवर वैल्यूड जोन में है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है लार्ज कैप में। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर वैल्यूएशन देखें तो बिल्कुल वैल्यूएशन ज्यादा हुआ है। लेकिन हाँ वहां भी देखेंगे कुछ सालों में ना पहले का, तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो वैल्यूएशन उसे कहीं ज्यादा ज्यादा वैल्यूएशन रह चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई हम ओवर वैल्यूड हो रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, ऐसा नहीं है। पहले के भी कुछ सालों का देखेंगे तो कई बार अभी का जो वैल्यूएशन उससे बहुत ज्यादा वैल्यूएशन जा चुका है। लेकिन हाँ वैल्यूएशन ज्यादा तो है, मतलब लार्ज कैप के मुकाबले वहाँ वैल्यूएशन ज्यादा है। तो जब भी वैल्यूएशन ज्यादा होता है तो थोड़ा संभलना होता है हमें, कि हो सकता है गिरावट आए, लाइक मिड कैप स्मॉल कैप में ऑफ एक दिन ही आया जो कि सरप्राइजिंग था। अगर आना था तो थोड़ा ज्यादा आता ताकि स्टेबल होता मार्केट, अब मार्केट में हमेशा डर बना रहेगा कि पता नहीं फिर से कब गिर जाएगा। तो ये है। तो देखिए एक स्ट्रैटेजी मैंने जो लेटेस्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, अच्छा खासा आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट ऊपर है नीचे है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब देखिए नॉलेज के लिए देखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। बट मार्केट ऊपर है नीचे है उसके कारण हम अपना पूरा स्ट्रैटेजी चेंज कर दें, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म में से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके पैसे को। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, पोर्टफोलियो बना लिया, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप डिसाइड कर लिया, बने रहें, दैट्स इट। हाँ ये बिल्कुल ट्राई करें कि जो भी आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदा है अच्छे क्वालिटी का हो, बेंचमार्क के आसपास या उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे। स्टॉक्स जो आपने खरीदा है वो अच्छे क्वालिटी का हो। देखिए 15 स्टॉक्स अगर आप खरीदते हैं तो ट्राई करें कि एटलीस्ट उसमें से
2013 टॉप क्लास के स्टॉक्स हो, फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अच्छे हो, एक दो तीन स्टॉक्स चलता है, आप ना वो गैम्बल बेट करें कि ओके लक के भरोसे देखते हैं शायद चल जाए, मल्टीबैगर रिटर्न आ जाए, ये सब एक दो तीन स्टॉक, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप ज्यादातर उस तरह के स्टॉक्स इंक्लूड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो पोर्टफोलियो वो डूम्ड है, प्रॉब्लम होगा ही। ज्यादातर बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को इंक्लूड करें और वैल्यूएशन रीजनेबल हो तो बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है तो बिल्कुल चलता है, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा होता है, कोई इशू नहीं है। डेट मार्केट देखिए, एफडी का इंटरेस्ट रेट लगता नहीं है कि यहाँ से ज्यादा बढ़ेगा। मैंने कई बार आपको बताया है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, अब इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन देखिए, इन्फ्लेशन हमारा कमा फिर से, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था ना कि और अब घटेगा। तो वो जो वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ गए थे, आपने देखा होगा काफी हद तक मतलब कंट्रोल में आ रहे हैं वेजिटेबल प्राइसेस, और धीरे धीरे कम भी होगा। तो इन्फ्लेशन फिलहाल तो नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए, फ्यूचर देखना होगा, नो बडी नोज। अब फिलहाल नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होना चाहिए। तो अगर इन्फ्लेशन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है तो इंटरेस्ट रेट भी मोस्टली यहाँ स्टेबल रहेगा और फिर नीचे आएगा। तो देखिए, अभी तक जो सिचुएशन है उससे तो डिफिकल्ट लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में भी कहीं भी रेट कट होगा, कोई चांस नहीं है। और जिस तरह का कमेंट्री दे रहे हैं सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड कि नहीं ये इन्फ्लेशन तो, उनका जो भी टारगेट है इन्फ्लेशन का, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में 2% का होता है, तो 2% वो बोल रहे हैं 25 में आएगा, 24 में भी नहीं आएगा। तब तो लेट्स सी, अगर उस तरह का सिनेरियो है, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है क्या हो रहा है, तब तो रेट कट शायद नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर भी नहीं होगा उस सिनेरियो में। हाँ, रेट कट उस सिचुएशन में होगा जब उनके इकोनॉमी में प्रॉब्लम होने लगे। अगर प्रॉब्लम आता है कोई बड़ा, तब तो इमीडिएटली रेट कट स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तक यही मेंटेन करके चलते हैं कि मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर में शायद रेट कट आए।